हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप क्वेरी शीट पे क्वेरी डालेंगे या फिर जो भी आप डिमांड करेंगे, अब उसको लेकर मैं शॉर्ट वीडियो और क्लिप्स वीडियो आपको देता जाऊंगा ताकि टू द पॉइंट आपकी बात होती चले। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही डिमांडिंग है और वो इसलिए है क्योंकि ये चीज़ आप लोग के लिए भी एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है और प्लस बहुत ही कन्फ्यूज़न जो होता है ना ख़त्म करने के लिए है, ताकि मैं आज एपीएससी और आईआरएस की कंपेयर करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये एग्ज़ाम इतना क्यों डिमांडिंग है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था कि पिछले कम से कम ना सन 2000 से लेके अब तक ईपीएफओ एग्ज़ाम तो करा रही थी, लगभग 6 बार हो चुका है ना? लेकिन उस चीज़ों के बारे में लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि आप उसका जब कभी गूगल में सर्च करेंगे ना तो आप फॉर्म फिलिंग से देख सकते हैं कि पहले लोग डालते ही नहीं थे। लोगों को लगता था अरे स्पेशल क्वालिफ़िकेशन माँगी जाती है या इसमें कुछ प्रेफ़रेंस देंगे या फिर पेपर बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का पूछा जाएगा स्पेशल क्वालिफ़िकेशन से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तब से लेके अब तक पेपर का पैटर्न सेम है, तरीका सेम है ना? तो अब हम यही तुलना समझेंगे कि एक आईआरएस जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम से आता है ना, और एक प्लस जो यूपीएससी से एपीएफसी होता है, दोनों में क्या अंतर है ना? क्योंकि हम लोग को क्या है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग अवेयर नहीं होते हैं और हम लोग उस भीड़ में पड़े रहते हैं जहाँ पे झुंड जा रहा होता है। लेकिन हम लोग अगर एनालिसिस करें कि बेस्ट एग्ज़ाम या और भी ऐसे रास्ते कौन से हो सकते हैं जिससे हम एग्ज़ाम से सिंपल वे में आगे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने जब शुरुआत में वीडियो बनाता था, मैं बहुत से लोगों को ये बताता था कि आप एक बार कहते हैं ना, एक जैसे फ्री जॉब अलर्ट करके वेबसाइट है, तो उसमें अगर आप सर्च मारेंगे ना वैकेंसीज़ को, तो आप देखेंगे कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो हर 2 से 3 साल के बीच में आती हैं और उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन माँगते हैं। तो जैसे चाहे वो डिप्लोमा को लेवल का हो या वो किसी लेवल का हो, तो जैसे इकोनॉमिक्स से मास्टर्स में आप कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों क्या होता है, हमारे पास अपॉर्च्युनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो झुंड होता है ना, भीड़, वो हमेशा एक जगह पे होती है, लेकिन जो थोड़ा भी स्मार्ट वर्क करता है ना, वो दाएँ वाले रास्ते से काट के शॉर्टकट से सीधे ऊपर पहुँच जाता है ग्रुप ए में। आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छी जॉब चाहिए ना, पहला टारगेट तो यही है ना हर बच्चे का कि आपको एक जॉब चाहिए, है ना? और वो भी एक अच्छे लेवल की मिल रही है, तो उससे क्या अच्छा मतलब क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ नहीं। तो बस यही चीज़ है दोस्तों कि आज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। एक जो यूपीएससी से आईआरएस बनते हैं, मैं आईएएस आईपीएस की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आईआरएस ही करूँगा क्योंकि वो इसके इक्विवेलेंट आती है ना? प्लस इधर ये एपीएससी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है मोड ऑफ एग्ज़ाम। देखिए, आईएएस भी हाँ, पहले चीज़ तो फिजिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है? इसका भी फिजिकल होता है, कोई कंप्यूटर से नहीं होता। लेकिन इसमें एक पेपर होता है प्लस इंटरव्यू होता है, ठीक? आईएएस में आपको ये मान के चलो कि आपके पास 11 पेपर होंगे, 2 प्री में, 9 मेंस में, फिर इंटरव्यू। तो समझिए आप 11 पेपर देते हैं इधर आप आईआरएस के लिए, प्लस इंटरव्यू देते हैं। इधर आप 1 पेपर प्लस इंटरव्यू, तो कम से कम इधर आपको 10 पेपर ज़्यादा देने हैं। तो इधर सिंगल पेपर और इंटरव्यू देकर आप सीधे आईआरएस लेवल पे एपीएससी बन सकते हैं, ठीक है? तो होता क्या है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, जो आईएएस प्रीलिम्स का सिलेबस है, जैसे जीएस, करंट प्लस सीसेट में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है? तो यही सिलेबस इसका भी है, क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और जो 2 चीज़ एक्स्ट्रा है वो है सिर्फ लेबर लॉ और अकाउंट्स। बाकी सब तो वही जो आईएएस प्रीलिम्स में आ रहा है, कुछ अलग नहीं है। तो समझ गए दोस्तों? तो सिलेबस वही है, बस थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा ज़्यादा है, सिर्फ लेबर लॉ और अकाउंट्स, बाकी कुछ नहीं है, है ना? बाकी सेम वही चीज़ है। और ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, सिर्फ टिक लगाने वाला, कोई वो भी नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में आपसे एनालिसिस करा रहा हो, पूछ रहा हो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का प्लस इंटरव्यू हो गया, उसके बाद बिल्कुल कहानी खत्म, है ना? कहीं कोई इश्यू नहीं आता। बस होता क्या है कि जो चीज़ अवेयर नहीं होते या लोग उस चीज़ के प्रति सीरियस नहीं हो पाते ना, बस वही गलती करते हैं। तो अब क्या है दोस्तों, आपने समझ लिया मोड ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है? सिलेबस समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो एक इसकी पावर है ना? पावर लेवल पे देखिए दोस्तों, जो इसकी जैसे सैलरी है, जैसे सैलरी का वीडियो मैं सेपरेट बना के डाल दूँगा अभी, वो भी आप देखते जाइएगा। मैं यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बताऊँगा। सैलरी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों 5400 ग्रेड पे है, दोनों सेंट्रल का पे कमीशन लगता है, दोनों को सेम सुविधाएँ, सेम फैसिलिटी, सेम सैलरी मिलती है, कहीं इश्यू नहीं है। जो लगभग अभी जो करंट में अगर कोई एपीएससी आज की डेट में जॉइन करेगा, तो उसको जो मैं सैलरी वाली वीडियो में बता दूँगा क्योंकि वहाँ मैंने बना दिया है, तो वो लगभग 1,04,501 पर निकल रही थी, जो कि एक्स सिटीज़ में, है ना? और करंट की डेट में अगर कोई जॉइन करता है तो, ठीक है? 38% डीए के साथ, ठीक है ना? तो इसके अलावा जो आईआरएस है उसकी भी सैलरी यही बैठेगी, ठीक? अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों क्वार्टर का। तो देखिए, दोनों को सेम लेवल के क्वार्टर मिलते हैं, ठीक है? आप इसमें लीज़ फैसिलिटी मिलती है कि आप अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको सरकार से लीज़ का आता है कि भाई आप बाहर कहीं ले लीजिए, इतना आपको सीधे रेंट पे आपका चला जाएगा, ठीक है? क्वार्टर जहाँ होगा क्वार्टर, तो वहाँ क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक? अब आते हैं व्हीकल में। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट पे जो व्हीकल होता है वो ऑफिस की तरफ से होता है, ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे पीएफसी हो चाहे आईआरएस हो, ओके? और जो ऑफिस हेडेड होते हैं, जैसे कहीं-कहीं आईआरएस एसी लेवल पे भी हेड बन जाते हैं, ऐसी एपीएफसी भी होती है, इनके ये भी मुख्य जो कार्यालय होते हैं ना, कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होते हैं, वो एसी हेडेड होते हैं, है ना? तो दोनों ही ओआईसी के रूप में भी भूमिका निभाते हैं, ठीक?
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो इनका जुरिडिक्शन होता है, तो जुरिडिक्शन दोस्तों क्या है कि जो एपीएफसी है, ये इसका जो जुरिडिक्शन है ये होता है एम्प्लॉइज़ पे लगता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, शोरूम या कहीं पे भी जहाँ पे वर्कर कार्य कर रहे हैं, तो वो इसके जुरिडिक्शन एरिया में आता है, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, जो आईआरएस होता है, आईआरएस में क्या होता है दोस्तों, आईआरएस की जो भूमिका होती है वो टैक्स पेयर से होती है। जैसे जो एक आईआरएस होते हैं, एक होते हैं जीएसटी वाले, एक होते हैं इनकम टैक्स वाले। तो जो इनकम टैक्स होते हैं इंडिविजुअल या कंपनी वो होते हैं, मतलब ये टैक्स पेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो दोनों को लगभग अपने अपने जुडिक्शन में अच्छी खासी पावर है, ठीक है। और दोनों को क्वासी जुडिशियल पावर होती है, एज अ जज की भूमिका भी निभाते हैं। जैसे जो केस लगते हैं, जैसे एपीएफओ में जो केस होते हैं ना, जो केस लग जाते हैं कि भाई कंपनी में इतने आदमी नहीं थे, इतने थे, पैसा इसके ऊपर असेसमेंट हो गया, तो जो केस चलता है वो एज अ क्वासी जुडिशियल, एज अ जज की भूमिका की पावर होती है कि आप किसी को कहते हैं ना पेनल्टी लगा सकते हैं और पैसे की, और उसको मतलब एक तरह से जज की भूमिका के रूप में आप फैसला लेते हैं जब आप एसी होते हैं। सेम यहाँ पे भी क्वासी जुडिशियल पावर होती है जो आईआरएस के पास होती है, ये भी आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा, ये जो दोनों पोस्ट होती है ये डिपार्टमेंट में एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से शुरुआत हो जाती है। इसे बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो इनके लेवल तक आके फिनिश हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जो सबसे बड़ी बात करते हैं वो ये है कि जो एपीएफसी है ना, जैसे बहुत से लोग होता है ना कि भाई कि मुझे लोगों के लिए मदद करनी है, तो जो लोक कल्याण का कार्य है ना, वो आईआरएस में क्या होता है दोस्तों, ये भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ाता है। इसका काम है भारत सरकार का रेवेन्यू को ऐड करना, ऐड ऑन करना और जितना जितना बढ़ाना, ठीक है। एपीएफसी जो है, जो ईपीएफओ का कार्य है वो है लोक कल्याण, क्योंकि ये ईपीएफओ की जो स्कीम है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। यहाँ पे आप रह के कहते हैं एक आम जनमानस की, जो गांधी जी का सिद्धांत है ना, पंक्ति के अंतिम खड़े व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए, तो ये काम वही करता है कि जो सबसे कहते हैं ना निचले लेवल का भी मजदूर है, जिसकी जो बहुत ही कम पाता है, उसको भी पेंशन, इंश्योरेंस फंड देना, और उसके लिए ना कहते हैं ना एक वेलफेयर स्कीम है, ये लोक कल्याणकारी स्कीम है। ये कोई बेनिफिट नहीं निकाल रही है, लेकिन ये लोक कल्याणकारी, इसका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना। तो इस पोस्ट पे आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत से एक अच्छा फील आता है कि आप बहुत से लोगों की मदद करते हैं, कहते हैं ना उन लोगों की मदद करते हैं जिन लोगों के लिए मतलब सुनवाई के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है कि यहाँ पे एक वेलफेयर स्कीम को आप मैनेज कर रहे हैं, और वो जो वेलफेयर स्कीम वो है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो इस चीज़ को आने के बाद आपको बहुत ही अंदर से अच्छा फील होता है। तो देखिए दोस्तों, समझ गए ना कि जो आईआरएस और एपीएफसी है दोनों अपने आप में बहुत अच्छा है। आईआरएस भी अपने आप में टॉप है, एपीएफसी भी कहते हैं ना कि जब लोगों को पता नहीं होता है उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि आप वही लेवल की पोस्ट, वही सारी फैसिलिटी और पावर के साथ आप यहाँ भी पा सकते हैं, सिर्फ सिंगल एग्जाम से और इंटरव्यू के माध्यम से आप उस तक पहुँच सकते हैं, है ना। और इधर क्या आपको 11 पेपर देने हैं प्लस इंटरव्यू देना है। हाँ, तैयारी जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बस क्या है कि मेरा बताना फ़र्ज है ताकि मैं वो चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ जिस चीज़ों से आप अवेयर नहीं हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कहते हैं ना, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो पता ही नहीं होते, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार पेपर दिया तो पता ही नहीं था कि ये पहले भी आता था। लेकिन अब मेरा फ़र्ज है कि मैं उन सब तक पहुँचाऊँ ताकि जो भी बच्चे कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से तैयारी कर रहे हैं उनके हाथ से मौका ना छूट पाए। इसीलिए दोस्तों मन लगाकर तैयारी करते रहिए। जो भी वीडियोस और भी आएंगे बैक टू बैक आप आते रहेंगे। आपको भी जो वीडियो चाहिए वो आप क्वेरी शीट में आप डाल दीजिएगा, है ना, और या फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इस पॉइंट में वीडियो बना दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब हमारा टारगेट है 100+ एपीएफसी सिलेक्शन, है ना। जैसा कि हमने लास्ट ईयर पूरा का पूरा मुहिम लेके चले थे, अब ऐसे ही दोस्तों हम आपके साथ जुड़कर आगे भी पूरा 100+ सिलेक्शन इस बार हमको देना है। तो इसी के लिए दोस्तों जो भी आपकी डिटेल या प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हैं और जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।